हमारे लिए जो कुछ अच्छे टॉपिक्स निकाल के लाए हैं वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमारी नॉलेज में और इजाफा हो सके और हम कॉन्फिडेंस के साथ अपने बिजनेस के अंदर काम कर सके और लोगों को बेस्ट एडवाइस कर सके। हमारा अपना कॉन्फिडेंस लेवल मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 2 दिन के अंदर जो सेशन हमने अटेंड किए है डॉक्टर विनोद गौतम जी के, उसके बाद मेरे पास बहुत अच्छे रिप्लाईज आ रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं डायरेक्टली इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर विनोद गौतम जी को। डॉक्टर साहब, थैंक यू। प्लीज आइए और संभालिए आगे की कमांड। जी थैंक यू नरेश जी। नरेश जी मैं विजिबल हूँ। यस सर। ओके फाइन, थैंक यू। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक मीन्स, जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से एक वर्कशॉप में हैं और उम्मीद करता हूं कि न्यूट्रिशन के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है उससे आपको बेनिफिट मिले होंगे। आज का बिल्कुल जो सर। टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस को कैसे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है और न्यूट्रिशन की जो इम्बैलेंस है या जो न्यूट्रिशन हम नहीं ले पा रहे हैं उसकी वजह से आर्थराइटिस कैसे प्रमोट होता है, इस पे आज छोटा सा मैंने कोशिश की है कि टेक्निकलिटीज को कम से कम रखते हुए इसको सिंपल लैंग्वेज में बनाया जाए। तो पहली जो क्वेश्चन है वो हमेशा एक जनरल सी होती है, व्हाट इट इज। तो अगर मैं आर्थराइटिस की बात करूं तो इट्स ए क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे ड्यूरेशन तक, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जो ज्वाइंट्स पे अटैक करता है। और इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस एक कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है ज्वाइंट्स के पास में, तो उसको हम बोलते हैं जनरली आर्थराइटिस। दो तरीके का हो सकता है, एक ओस्टियो और एक र्यूमेटॉइड। ओस्टियो आर्थराइटिस और र्यूमेटाइड आर्थराइटिस में एक बड़ा कॉमन अंतर है कि ओस्टियो आर्थराइटिस जो है वो एक, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ कि हमारी जो बोन्स होती है उनके बीच में एक कार्टिलेज होता है। वो कार्टिलेज टाइम के साथ साथ धीरे धीरे अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर ना लिए जाए और आपका फूड उस कैपेबल नहीं है कि वो न्यूट्रिशन को सप्लाई कर रहा है, तो धीरे धीरे वो कार्टिलेज डिटोरिएट होना शुरू होते हैं, टूटना शुरू होते हैं। और एक स्टेज आती है जब दो बोन के बीच में जो कुशिंग होती है, जो कार्टिलेज की एक लेयर होती है, वो हट जाती है और दोनों बोन एक दूसरे के साथ टच हो जाती हैं। तो जब भी वो टच होंगी तो बोन टू बोन टच होने की वजह से एक पेन क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोआर्थराइटिस। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये कंडीशंस नहीं आती, लेकिन जो मसल्स हैं और जो हड बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनके बीच में कुछ इन्फ्लेमेशन और उनकी वजह से वो जो पेन है वो उस बोन के मूवमेंट को भी इम्पैक्ट डालता है और वहां की जो बोन की जो शेप है वो मॉडिफाई होना शुरू हो जाती है। तो फाइनली मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ कि कैसा दिखता है ये। आ, एक और टर्म है र्यूमेटाइड आर्थराइटिस एंड गाउट। ये दोनों ही लगभग कॉमनली एक दूसरे के लिए जानी जाती हैं। आज मैं आपको इसमें थोड़ा सा अंतर भी बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप जब किसी से बात करें तो टेक्निकलिटीज में आपका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और एक कॉन्फिडेंस दोनों बिल्टअप हो। तो र्यूमेटाइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब होता है कि हमारी बॉडी हमारे ही सिस्टम के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर बैठती है, यानी कि हमारी बॉडी हमारे अपने आप में ही लड़ना शुरू कर देती है। और उस वजह से जो हमारे जॉइंट्स की एक मेम्ब्रेन होती है वो उसे फॉरेन पार्टिकल मान बैठती है। और जैसे ही ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारा जो उस चीज को बैलेंस करने के लिए इन्फ्लेमेशन वहां पे कोज हो जाती है और उसकी वजह से दर्द होना शुरू होता है और जो डिफॉर्मेशन होता है उस जगह का, मसल्स का, बोन्स का, वो होना शुरू हो जाता है। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। गाउट में आपको अगले उसमें बताने वाला हूँ कि वो कैसी होती है और क्या सिचुएशन होती है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है, गाउट वर्सेस र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। जनरली दोनों को एक ही जैसा माना जाता है, लगभग होती भी सिचुएशन एक जैसी है, बट थोड़ा बहुत जो बेसिक अंतर है मैंने यहाँ पे आप लोगों के रेफरेंस के लिए रेडी किया है। तो अगर मैं बात करूं गाउट की, तो इट इज एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, जबकि रिमोटाइड आर्थराइटिस जो है इट इज ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। दोनों में इन्फ्लेमेशन है लेकिन यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी कोज है। यहाँ पे जो कोज है वो है यूरिक एसिड, एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस। ये जो आपका गाउट है इट इज अकर्स ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स के बीच में, और उस वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और पेन होता है। जबकि र्यूमेटाइड आर्थराइटिस में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो जानबूझ के तो नहीं लेकिन अनजाने में अटैक कर बैठता है हेल्दी सेल्स के ऊपर जो साइनोवियल टिश्यूज में पाई जाती हैं, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है।
इसके अलावा जो छोटे मोटे और अंतर हैं वो ये हैं कि जो गाउट है वो जनरली लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करता है, लाइक जॉइंट्स ऑफ बिग टोए, अंगूठे के जो जॉइंट्स होते हैं, एंकल्स के जो जॉइंट्स होते हैं और नीज के जो जॉइंट्स होते हैं, लेकिन लोअर पार्ट्स में। जबकि रूमेटाइड आर्थराइटिस पूरी बॉडी के, चाहे वो हैंड्स हो सकते हैं, वो शोल्डर्स हो सकते हैं, और किसी भी जगह पे, मींस रूमेटाइड आर्थराइटिस किसी भी जॉइंट में जा सकता है। जबकि गाउट के लिए बोला जाता है क्योंकि जो पानी या जो हमारी बॉडी का जो वजन है वो नीचे की तरफ होने की वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो डिपोजिशंस हैं, वो नीचे वाले पार्ट्स में नीचे वाले जॉइंट्स में ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं गाउट की बात करूं तो सिंगल स्पॉट और पेन जो है वो मल्टीपल जॉइंट्स में बड़े रेयरली होते हैं, तो सिंगल स्पॉट में पेन ज्यादा पाए जाते हैं। जबकि रूमेटाइड आर्थराइटिस में जो पेन होता है वो मल्टीपल एरियाज में होता है। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही जगह का जॉइंट आपका पेन करेगा, आपके एल्बो के साथ साथ आपके रिस्ट के जॉइंट्स, आपके शोल्डर के जॉइंट्स, ये एक साथ पेन कर सकते हैं। जबकि गाउट में जनरली क्या होता है, टोए तो वो एक ही पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट में पेन जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा स्वेलिंग जॉइंट्स विद एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन, ये गाउट का एक पार्ट है। जबकि इसमें अपीयरेंस एंड मोबिलिटी जो होती है वो अफेक्ट होती है। मैं आपको दिखाऊंगा अगली उसमें इमेज वाइज कि कैसा होता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट दी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल बोन है, इसके बीच में ये कुशन है, और ये अगर नॉर्मल जब हम चलते हैं तो ये हेल्थी जॉइंट है, इसको हम बोलते हैं हेल्दी जॉइंट। लेकिन जैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन होती है, आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो कुशन था ये हट गया, अब बोन टू बोन कनेक्ट हो गई, जैसे ही ये टच होगा ये पेन देगा। सिमिलरली रूमेटाइड आर्थराइटिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा, ये बिल्कुल खत्म नहीं हुआ और यहाँ पे गैप है, लेकिन ये जो पार्ट है जो इसको कुशन दे रहा था, ये ऑटो इम्यून सिस्टम का शिकार हो जाता है, और ऑटो इम्यूनिटी की वजह से इसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो हियर यू कैन सी द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटाइड आर्थराइटिस। रिस्क फैक्टर्स अगर मैं बात करूं तो एज, डेफिनेटली टाइम के साथ साथ चीज़ें डिटोरिएट होती हैं, हमारा सारा सिस्टम्स जो है वो कमज़ोर होता जाता है। तो 40 to 60 ईयर्स की एज में जनरली लोगों को इस बीमारी की शुरुआत हो ही जाती है। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी पेरेंट्स को है तो चांसेस हैं कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन को उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये हर प्रॉब्लम की एक वो है, एक कोज है, इसका फिलहाल किसी के पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये हर डिजीज का एक मेजर कोज आज के टाइम पे है। वुमेन, चूंकि वुमेन में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ कई केसेस में कैल्शियम डिफिशियंसी, कई केसेस में मेनोपॉज सिंड्रोम्स और हार्मोनल इम्बैलेंस। तो उस वजह से इन चीज़ों का इम्पैक्ट वुमेन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल या मैन। इसके अलावा ओबेसिटी, डेफिनेटली अगर बॉडी का वजन ज़्यादा है तो जॉइंट्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, और जो चीज़ लंबे टाइम तक वियर एंड टीयर में जानी थी वो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर वियर एंड टीयर में एंटर कर जाएगी। तो ओबेसिटी एक मेजर कोज है। स्मोकिंग, समटाइम्स क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, समटाइम्स स्मोकिंग की वजह से जो आपके इशू मीन्स मेटाबॉलिज्म है, आपके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, ये सब इफेक्ट होती हैं। तो स्मोकिंग अकेला लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है, स्मोकिंग आप ये मान के चलें आपकी और हर ऑर्गन की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करने वाला एक सबसे नेगेटिव फैक्टर है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन और स्मोकिंग, ये दो ऐसी चीजें हैं जो लगभग लगभग हर बीमारी में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, सम टाइम बैक्टीरिया अटैक्स करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो साइनोवियल फ्लूइड में ही अपने आप को मल्टीप्लाई कर बैठते हैं। तो वो अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए उस फ्लूइड को यूज करते हैं, जिस वजह से उस फ्लूइड की कमी होती है, या वुंड मीन्स जो डैमेज की वजह से जो वो कुशन है वो कुशन हट जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस केस में जो मीन्स ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा विटामिन डी की डिफिशियंसी, विटामिन डी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इम्यूनिटी के साथ भी, और सिमिलर टाइम पे कार्टिलेजेस की फंक्शनिंग में भी। तो उनकी फॉर्मेशन, डैमेज होने वाले टिश्यूज को बचाता है। तो इसलिए विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर है तो अगेन देयर इज ए चांसेस कि आर्थराइटिस की संभावना है। फर्दर मोर, तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं इन्फ्लेमेशन की बात करूं, चाहे या मैं आप अगर आर्थराइटिस की बात करूं, तो चाहे वो ओस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे आपकी जो आपकी ये है मींस र्यूमेटाइड आर्थराइटिस है, चाहे गाउट है, इन सब में एक चीज सबसे बड़ी कॉमन है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन।
इसका मतलब ये है कि अगर जॉइंट के आसपास के एरिया में इन्फ्लेमेशन हुई तो वो कहीं ना कहीं आर्थराइटिस में कन्वर्ट होनी ही है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इन्फ्लेमेशन टाइम पे अगर ट्रीट होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम तक इन्फ्लेमेशन को मीन्स अपनी बॉडी में जगह नहीं देनी चाहिए, अदरवाइज हेल्थ जो है वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होगी। और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो सराउंडिंग टिश्यूज होंगे उनके ऊपर एक प्रेशर आएगा, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो या तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। अगर एक्टिविटी बढ़ी तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से र्यूमेटाइड आर्थराइटिस के शिकार हो सकते हैं। अगर इम्यूनिटी कम हुई तो बैक्टीरियल और फंगल की वजह से आपकी जो बॉडी है वो उस जो कार्टिलेज है वो उसको डैमेज हो सकता है, और फाइनली ऑस्टियोआर्थराइटिस के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए दोनों ही सिचुएशन में, चाहे ऑस्टियो हो चाहे रूमेटॉइड, इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी डाइट के अंदर या आपके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जरूर हो। सिमिलरली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये आपको पता है कि पूरी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स हैं, और हर जगह जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा तो फ्री रेडिकल हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करते हैं। उनको जहां जगह मिलती है अपने आप को फिक्स करने की, वो जहां पे भी जाएंगे वहां पे कुछ ना कुछ डैमेज जरूर क्रिएट करेंगे। और उसको बैलेंस करने के लिए अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारी बॉडी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज कर देती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन का कोज वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। इसके अलावा डायबिटीज एंड इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म, यानी कि अगर कई बार हमें ये बोला जाता है कि आयरन लेना चाहिए, तो सम टाइम व्हाट हैपेंस कि हम बहुत ज़्यादा आयरन कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हाई आयरन इंटेक अगर आप लेते हैं तो आप ये मान के चलें कि जॉइंट्स को डैमेज हो सकता है, बोन्स की थिनिंग हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम एंड आयरन ये दोनों नपी तुल्य अमाउंट में तो बैलेंस रहते हैं, लेकिन अगर आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ऑल्सो। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब ध्यान रखना है कि आयरन इंटेक बिल्कुल प्रॉपर हो। जितनी आरडीए, जैसे 15 mg के आसपास इसकी अगर आरडीए है तो वो 15 mg की रेंज में ही हो। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के: क्लिकिंग और क्रैकिंग साउंड, स्लो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स मीन्स हल्का सा लगता है कि कुछ जॉइंट के पास हल्का सा पेन है, माइल्ड स्वेलिंग, हल्की सी स्वेलिंग पहले राउंड में फील होती है, दिखती है, तो लगता है कि हाँ ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल है। लेकिन अवॉइड करना है कि अगर ऐसी कोई भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचें, ना कि ये मान लें कि कुछ नहीं होता, ये तो नॉर्मल है। इसके अलावा एसिमेट्री, यानी कि आप देख सकते हैं अफेक्ट्स ए जॉइंट ऑन वन साइड बट नॉट ऑन द अदर। होता क्या है कि जॉइंट में पेन तो हो रहा है लेकिन वो एक साइड में हो रहा है, तो हमें लगता है कि हम एक तरफ की करवट लेके सो गए होंगे या हमने कुछ ऐसा वर्कआउट कर लिया होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, क्योंकि स्टिफनेस ये सब प्राइमरी सिम्टम्स हैं। अगर इस टाइम पे इनको ठीक ना किया जाए या इस टाइम पे ये क्यूरेबल होते हैं, लेकिन अगर आपने इनको इग्नोर किया तो यही चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो ये इनिशियल स्टेज पे इनमें से अगर कहीं पे भी किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी पर्सन को ऐसा कुछ फील होता है तो वो अपने आप को ये मान के चलें कि ही इज वेरी मच प्रोन टुवर्ड्स आर्थराइटिस। तो उसका ट्रीटमेंट या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट तो जब तक डिजीज नहीं होती तब तक लिया नहीं जा सकता, लेकिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की एक विशेषता होती है, दे एक्ट एज ए प्रिवेंटिव वन। तो हो जिस एज ग्रुप में मैंने आपको बताया 40 से 60, ओबेस ओबेस कोई पर्सन है, फीमेल के केस में ज्यादा चांसेस हैं, किसी को जेनेटिकली आर्थराइटिस के इश्यूज हैं, तो वो लोग अगर कभी भी इस तरीके का कोई भी सिम्टम्स फील करते हैं तो वो प्रिवेंटिव मेजर पे इमीडिएटली शिफ्ट हो जाए। यह है रूमेटाइड आर्थराइटिस का। मैंने आपको बताया कि रूमेटाइड आर्थराइटिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि डिफॉर्मेशन हो जाता है टिश्यू का। अब आप ये देख सकते हैं कि ये उंगलियां जो हैं ये ऐसी टेढ़ी हो जाएंगी, ये गाउट में भी होता है और आर्थराइटिस में इसमें भी होता है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह की जो स्वैन नेक डिफॉर्मिटी हम इसको बोलते हैं, उंगली को आप देख सकते हैं कि ये सीधी ही नहीं होगी। सो दीज ऑल आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस। इस तरीके से हो सकते हैं, ये नॉर्मल थंब है और ये देखिए कि यहाँ पे एक एबनॉर्मल वो आ गया, हाइपर एक्सटेंशन हो गया थंब का। उसके अलावा फैटिग, थकान, ये भी एक साइन हो सकता है रूमेटाइड आर्थराइटिस की शुरुआत का। जॉइंट पेन, जॉइंट स्वेलिंग, इसके अलावा जॉइंट की रेडनेस, रेडनेस का मतलब है इन्फ्लेमेशन वहां पे कहीं ना कहीं है, क्योंकि रेडनेस तभी आएगी
जब वहाँ पे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी, और ब्लड की सप्लाई अगर किसी भी जगह पे ज़्यादा हो रही है तो आप ये मान के चलें कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कोज अगर नहीं है तो होने वाला है, और समटाइम्स इंटरनल इन्फ्लेमेशन होती है और हमें फील नहीं होती। मैं आपको इसका छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। जब हमारे कोई कट लग जाता है या हमारे कहीं लग जाती है, तो बॉडी उसको हील करने के लिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई कर देती है। तो आप कभी इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, कोई पेन या पेंसिल या कोई हल्की सी हैवी चीज लीजिएगा और अपने हाथ पे किसी जगह पे हल्का सा प्रेस कीजिएगा या उसको हिट करिएगा, देन यू विल फील कि वहां पे रेडनेस हो जाएगी। वो रेडनेस का मतलब ये है कि बॉडी को जैसे ही बाहर से किसी चीज ने फोर्सफुली डैमेज करने की कोशिश की, ब्लड ने वहां पे उसको इमीडिएटली करेक्ट करने के लिए उस टिश्यू को, वहां पे ब्लड की सप्लाई को ब्रेन ने ज्यादा बढ़ा देना है। और उस टाइम पे जो रिलीज होते हैं वो होते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। तो जब वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लगातार बने रहते हैं तो वो वहां के सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और अगर वो जॉइंट के पास कहीं पे है तो डेफिनेटली इट विल बी रिजल्ट ऑफ आर्थराइटिस। इसके अलावा जॉइंट स्टिफनेस, लॉस ऑफ जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट डिफॉर्मिटी, ये सब सिम्टम्स हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस के। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सब जानते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी एज ए टेक्निकल आई शुड शेयर इट विद यू। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, विच वन इज बेटर? तो आपका आंसर ऑब्वियसली होना चाहिए प्रिवेंशन। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, मैंने कल भी आपको बोला था, आज भी रिपीट कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली वी एशियन या जो डेवलपिंग नेशंस में लोग रहते हैं, वी आर वेरी मच फिनेंस मीन्स माइंडेड पीपल। तो हम ट्रीटमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर प्रिवेंशन। तो अगर हम प्रिवेंशन ले लें तो शायद ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े, और ट्रीटमेंट का खर्चा प्रिवेंशन से ज़्यादा आता है हमेशा। सेकंड है सिंथेटिक सिम्प्टोमेटिक रिलीफ और नेचुरल सेफ एंड टाइम टेस्टेड सॉल्यूशन। जैसे ही हमें कोई हल्का सा जॉइंट पेन फील हुआ, हमने कहा अच्छा जॉइंट पेन है, चलो एक काम करते हैं कॉम्बी फ्लेम ले लेते हैं। किसी के पास गए, उसने कहा यार मेरा तो कॉम्बी फ्लेम की जगह इस वाली मेडिसिन से ठीक हो गया था, तो हम उस मेडिसिन पे शिफ्ट हो जाते हैं, हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं बेसिकली, और हमें पता नहीं होता कि ये शुरुआत किस चीज़ की है। तो एक तो हो गया कि हम जब भी दर्द हुआ हमने दवाई ले ली, और दूसरा हो गया कि हम ये समझे कि दर्द हो क्यों रहा है और उसे लॉन्ग टाइम तक कैसे क्यूर किया जाए कि हमारी बॉडी भी सेफ रहे, हमारा जो मीन्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको हर बार बताया कि जो भी चीज़ आपकी बॉडी में जानी चाहिए वो नेचुरल जानी चाहिए। आप जितना नेचर के साथ में कनेक्ट रहेंगे, आप बिलीव करें कि आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ही ज्यादा डिजीज फ्री होगी। आप जितना सिंथेटिक केमिकल की तरफ शिफ्ट होंगे, एक बीमारी हटेगी दूसरी आपको लग जाएगी, दूसरी हटेगी तीसरी आ जाएगी, तीसरी हटेगी चौथी आ जाएगी। बीमारी के सिंथेटिक कोई भी केमिकल हमारी बॉडी में जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो कैसा भी हो, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को किसी ना किसी फॉर्म में डैमेज जरूर करेगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है। थर्ड है मेडिसिन और सप्लीमेंट। अगेन आंसर इज सेम, वही वाली बात है कि मेडिसिन लेनी है या सप्लीमेंट, और अगर मेडिसिन लेनी है तो उसका फायदा क्या है, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जो बहुत लंबे टाइम में जाके हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होती हैं। आर्थराइटिस कोई एक दिन का खेल नहीं है कि एक दिन जॉइंट में पेन हुआ और आर्थराइटिस हो जाएगा। इट इज ए प्रोसेस, धीरे 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 वो डेवलप होता जाता है। तो हमें अगर मेडिसिन लेनी है तो मेडिसिन सिर्फ दो चीजों के लिए दी जाती है, आपको पेन रिलीफ मिल जाए, और इन्फ्लेमेटरी के लिए आप एक एक मेडिसिन ले रहे हो तो वो या तो आपके लीवर पे इम्पैक्ट डालने वाली है या वो आपके किडनी पे इम्पैक्ट डालने वाली है। दोनों ही केसेस में आपका डैमेज बढ़ा है। तो एट द एंड आके आपको शिफ्ट किस पे होना है, सप्लीमेंट पे। सप्लीमेंटेशन किस चीज से, वापस सवाल वही है, इट शुड बी नेचुरल। नेक्स्ट है मिनिमली प्रोसेस्ड और हाईली प्रोसेस्ड। मैं ऑलरेडी पहले सेशन में ये बता चुका हूं कि जितना मिनिमली प्रोसेस्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट को आप कंज्यूम करेंगे, आप ये मान के चलें, आप उतने ही ज्यादा डिजीज फ्री रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी बॉडी को सेफ रख पाएंगे, और कम से कम आपके टिश्यू डैमेज होंगे। अगर मैं इन चारों क्वेश्चनों के आंसर पे बात करता हूं तो फिर से मुझे आंसर जो मिलता है वो है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न जूस। अगर मैं ओस्टियो की बात करूं तो टर्मरिक ऑयल के साथ में सीबकथॉर्न जो सीड ऑयल, शायद आपके उसमें होता होगा, मुझे नहीं मालूम कि सीड ऑयल भी शायद आप लोग उसमें कंज्यूम करते हैं। अगर करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं करते हैं तो सीड ऑयल को उसके साथ में जरूर यूज करें। उसका रीजन ये है कि सीड ऑयल कंटेन्स फैट्स, और फैट्स में जो है वो ओमेगा है।
वो ओमेगा जिसकी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नॉट ओनली फॉर जॉइंट्स, इनफैक्ट जो ब्रेन लेवल पे भी जो लोग काम करते हैं या जो लोग बहुत ज्यादा दिमाग से या मतलब सीएनएस रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड काम करते हैं, तो ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन होती है। समटाइम्स ऐसा आपको लगता है या हमें सबको लगता है कि इन्फ्लेमेशन मतलब जॉइंट्स में हो जाएगा कहीं पेन, ऐसा नहीं होता। एवरी टिश्यू, एवरी सेल हैविंग द एबिलिटी टू गेट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, और उस वजह से इन्फ्लेमेशन कैन बी एनीवेयर। हमें कुछ विजिबल होते हैं और कुछ विजिबल नहीं होते हैं, कुछ दिखाई देते हैं कुछ दिखाई नहीं देते हैं। तो उस केस में अगर कहीं पे भी ऐसा सिम्टम नजर आ रहा है तो सीबक थोर्न के सीड ऑयल को आप जरूर अपनी डाइट में या आपकी जो डेली रूटीन है उसमें इंक्लूड करें। इसके अलावा टर्मरिक ऑयल ऑलरेडी आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बताना चाहूंगा, व्हाई नॉट टर्मरिक जूस, व्हाई टर्मरिक ऑयल। तो अगेन द थिंग इज, टर्मरिक जूस से ज्यादा टर्मरिक ऑयल का पोटेंशियल है, क्योंकि ऑयल जो है उसमें जो सोल्यूबल कंपोनेंट्स हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल है हेल्थ परस्पेक्टिव वाइज एज कंपेयर टू टर्मरिक जूस। तो इसलिए टर्मरिक ऑयल के मीन्स जो आपके वो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, प्लस जो आपका सीड ऑयल है सीबक थोर्न उसके ओमेगास, एंड सीबक थोर्न जूस का जो आपका विटामिन एंड मिनरल का सप्लीमेंट है, ये तीनों को अगर मिला दिया जाए एज ए प्रिवेंटिव, तो मुझे नहीं लगता कि ऑर्थराइटिस या इस तरह की आर्थराइटिस या इस तरह की कोई प्रॉब्लम कोई नियर फ्यूचर में फेस कर सकता है। एटलीस्ट अगर उसकी वो बिल्कुल जेनेटिकली और कई सारी चीजों से जूझ भी रहा होगा तो वो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, गाउट और रोमेटाइड आर्थराइटिस लगभग लगभग एक जैसे, तो उसमें शायद आपके पास कोई प्रोडक्ट है यूरिसेश करके, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द कंपोजिशन। तो यूरिसेश के साथ में अगर वापस से, क्योंकि मेरा आपको यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है, सीबक थोर्न सीड ऑयल को आपने आर्थराइटिस में नहीं छोड़ना। और इम्पोर्टेंटली मैं जस्ट जब मैं इसको सीबक थोर्न सीड ऑयल को पढ़ रहा था और कई सारे और भी ऑयल मैंने जब पढ़े, तो उनमें और उसमें एक मेजर डिफरेंस जो मुझे समझ में आया वो ये था कि एक तो ये ऑयल अपने आप में ओमेगा सारे के सारे ओमेगा को समेटे हुए हैं। दूसरा जो इसका एक एडवांटेज है कि इट इज मेड अप ऑफ वेजिटेरियन शेल। तो बाकी कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो जिलेटिन के ऊपर वेजिटेरियन शेल अगर है तो ये अगेन अनदर एडवांटेज है, क्योंकि हमारी बॉडी जिलेटिन को पचाने के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी में जिलेटिन इज अ डंप। तो जब वो कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर अगर डंप होगी तो वो जब तक बाहर नहीं जाएगी तब तक वो कुछ ना कुछ डैमेज हमारी बॉडी को डेफिनेटली करेगी। इसलिए कोशिश करें कि जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं, मीन्स मैं सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं करूंगा अपने आप को, जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन सॉफ्ट कैप्सूल्स की फॉर्म में, सॉफ्ट जेल में, तो प्लीज उसे जिलेटिन की फॉर्म में ना लें। वेज का सोर्स अगर अवेलेबल हो तो उसको वेज में ही लें, क्योंकि जिलेटिन आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। मेडिसिन के लिए इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मेडिसिन लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग यूज करने के लिए कभी डिजाइन नहीं की जाती। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमें डॉक्टर लिख देता है और वो लिखता रहता है कि मेंटेन करने के लिए आपको खानी ही पड़ेगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाइल रिसर्चिंग द मेडिसिन वो ये था कि मेडिसिन जो है वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कंज्यूम करने के लिए बना हुआ एक केमिकल है, जिसे जब खाया जाए तो आपको रिलीफ मिल जाए, दैट्स इट। तो इसलिए उस टाइम पे जिलेटिन का उसमें डाले जाना वो स्वाभाविक प्रोसेस था, क्योंकि वहां पे उनको पता था कि मैक्सिमम कितने दिन खाना है, 15 दिन 20 दिन। लेकिन अब क्या हो गया हुआ है कि हर चीज जिसमें जिलेटिन में आ रही है और हम उसको क्या कर रहे हैं सप्लीमेंट की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में लाइफ लॉन्ग कंज्यूम कर रहे हैं। तो मेरा आपको ये सजेशन है, वेज कैप्सूल्स की तरफ शिफ्ट होइए। अगर सीबक थोर्न सीड ऑयल हमारा वेज कैप्सूल में, देन इट इज वेरी गुड। सेकेंड है ऑर्थोसेश, और जो सॉरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑर्थोशेष एक प्रोडक्ट है, उसके साथ में अगर सीबक थोर्न, टर्मरिक ऑयल और सीड ऑयल कैप्सूल, अगर ये तीन चार चीजें मिला दी जाए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ऊपर। और कैल्शियम, समटाइम्स कुछ लोगों में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है स्पेशली इन फीमेल्स, तो उस केस में कैल्शियम अगर आप लोग रिकमेंड करते हैं तो वेरी वेल, नहीं करते हैं तो भी ऑर्थो से सीबक थोर्न विद टर्मरिक ऑयल एंड सीड ऑयल कैप्सूल, ये तीन फिर से सफिशिएंट इनफ है कि आपको आपके कंज्यूमर को या आपके जो मींस नोन है, अगर उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसमें ये हेल्प जरूर करेंगे। तो ये जो आपको जानना जरूरी था। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आपको कि सीबक थोर्न जो है और टर्मरिक ऑयल के साथ कैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी शो करता है। तो दोनों ही केसेस में
ओस्टियो और रूमेटाइड आर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं प्रिवेंशन की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा। सीबकथॉर्न जूस, सीड ऑयल एंड टर्मरिक ऑयल्स, अगर आप प्रिवेंशन के पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं तो आप चाहे ओस्टियो हो चाहे रूमेटाइड हो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर एक बार कंफर्म हो गया कि रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया हुआ है या गाउट हो गया हुआ है, देन यू कैन अवॉइड सीबकथॉर्न जूस। सो स्टडीज ऑलरेडी हैं, दुनिया भर की स्टडीज हैं जो ये क्लेम करती हैं कि सीबकथॉर्न जो है वो हाईली इफेक्टिव एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। और नॉट ओनली अबाउट द जूस, सीड ऑयल, बिकॉज ऑफ ओमेगा, टर्मरिक ऑयल्स, अगेन इट इज हैविंग एंटी इंफ्लेमेटरी पोटेंशियल, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके अलावा सीबकथॉर्न जूस की अगर मैं बात करूं, मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट सेशन में बता चुका हूं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीफिनोल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, जो अपने आप में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। उसके अलावा ये टिश्यू की जो इंजरी, मैंने आपको बताया कि बोन के सराउंडिंग में जो टिश्यूज होते हैं, जॉइंट के सराउंडिंग में, वो अगर डैमेज होंगे तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वहां पे पहुंचेंगे, और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वहां जाके इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं ताकि चीजों को जल्दी हील किया जा सके। लेकिन अगर वो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं तो वो टिश्यू वहां पे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं फर्दर। तो ये जो हल्दी का जो ऑयल है और जो इसका सीड ऑयल है सीबकथॉर्न का, ये मिलके यहाँ पे टिश्यू की जो रिकवरी है टिश्यू इंजरी की, उसको फास्ट कर देते हैं। उसके अलावा बैलेंस करता है मेटाबॉलिज्म को, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को रूटीन में चाहिए, रूटीन फंक्शनिंग के लिए चाहिए, वो लगातार मिलते रहें, और आपकी बॉडी लॉन्ग टाइम तक इम्यूनिटी के साथ हो, कम से कम डैमेज हो, और किसी भी स्ट्रेस कंडीशन से लड़ने के लिए रेडी हो। इसके अलावा गाउट के लिए कॉम्बिनेशन क्यों? अब क्योंकि सीबकथॉर्न अकेला इतना सफिशिएंट था, यूरिसेश मैंने आपको बताया कि वो जरूरी है, तो वो क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे उसका एक आंसर दिया हुआ है कि यूरिसेस का जो कॉम्बिनेशन है, लाइक अश्वगंधा, विदानिया सोमनीफेरा, स्ट्रेंथ करता है बॉडी को फिजिकली, क्योंकि जब जॉइंट में पेन होता है तो उस टाइम पे बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइजिंग जोन में चली जाती है, तो उस टाइम पे वो फिजिकली बॉडी को एक स्ट्रेंथ देता है। और दूसरा, आर्थराइटिस पेन को भी इजी करता है, रिलीज करता है उसको, थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है आदमी, क्योंकि ये भी नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वेल नॉन एंटीऑक्सीडेंट है, ये सब आपको पता ही है। इसके अलावा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीज करता है, कम कम करता है, और इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक होता है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, और एक होता है इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करना। मॉड्यूलेट करने का जो मतलब है वो स्पेसिफिकली ये होता है कि अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो इसने उसको इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, और अगर इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो गया हुआ है तो इसने उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करना है। तो र्यूमेटाइड आर्थराइटिस और गाउट में अनफॉर्चुनेटली हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। उस ओवर एक्टिव को रिड्यूस करने के लिए जब हम विदानिया सोमनीफेरा देते हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ इट्स बाय नेचर, जैसे ही वो इम्यून सिस्टम हाइयर साइड पे मिलता है इसको, ये उसको नॉर्मलाइज कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड दी मॉड्यूलेटर। तो ये इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेटर है, ना कि इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यूनिटी इनहेंसर। ये अगर कम है तो ज्यादा करेगा, ज्यादा है तो कम करेगा, कम इन द सेंस नॉर्मल रेंज में लेके आएगा। और इसके अलावा ये जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसमें भी लड़ने में हेल्प करेगा। इसके अलावा निर्गुंडी, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिंजीरोल इसका एक मेजर कंपाउंड है जो निर्गुंडी में पाया जाता है, और ये जो है इन्फ्लेमेशन और पेन को रिड्यूस करने में काम आता है। कुरकुमा आप सब जानते हैं, अम्बा हल्दी, ये एक बड़ा शानदार, मैं आप मतलब मेरे को ऐसा बोलना चाहिए कि वंडर हर्ब है, और पेन को भी रिलीव करता है, इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है, जॉइंट मोबिलाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। उसके अलावा टिश्यू इंजरी को भी मींस करेक्ट करता है, जो आपके मींस स्ट्रेंथ है बॉडी की टू फाइट अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस, उसमें भी ये काम करता है। सेकंड, जो अश्वगंधा की तरह काम करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, दैट इज कॉल्ड पुनर्नवा, या इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोरीविया डिफ्यूजा भी बोलते हैं। पुनर्नवा का मतलब होता है दोबारा निर्माण करने वाला। तो आप ये मान के चलें, इट इज अ वेरी इफेक्टिव हर्ब। जब भी कोई लोग मैं आपको बताता हूँ कि जब भी एक आदमी या कोई मीन्स ह्यूमन बीइंग किसी एक जोन से निकल के दूसरे जोन में जाता है, लाइक कोई केरल में रहता है और उसकी अचानक पोस्टिंग हो जाए हिमालय के बिल्कुल टॉप एल्टीट्यूड वाले एरिया में, ही इज आर्मी मैन, वो ना नहीं कर सकता, तो उसकी पोस्टिंग हो गई उस जगह पे,
जब वो वहां जाता है तो उसको कई सारे स्ट्रेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि मौसम चेंज, एल्टीट्यूड चेंज, तो उसकी बॉडी जो है वो उसके लिए रेडी नहीं है। तो पुनर्नवा इस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली यूज किया जाने वाला एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, और ये इम्यून सिस्टम को इमीडिएटली मॉड्यूलेट कर देता है जैसी रिक्वायरमेंट होती है, कम तो ज्यादा, ज्यादा तो कम। इट इज वेरी इफेक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ये इसके अलावा पुनर्नवा जितने भी जॉइंट्स हैं उसके कार्टिलेजेस में भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है, और मोमेंट को कंफर्टेबल बनाने में बड़ा अच्छा सा रोल प्ले करता है। इसके अलावा स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, इम्यूनोमोड्यूलेटर है तो ये इसका बाय डिफॉल्ट काम है। उसके अलावा ये बैलेंस करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को, ताकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोई कंज्यूम कर रहा है या जो खाना कंज्यूम हो रहा है उसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब किया जा सके और बॉडी को स्ट्रेंथनिंग दी जा सके। नेक्स्ट है कोलचिकम। ये एक सीड होता है जिससे स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन और पेन को रिड्यूस किया जा सकता है, और ये मेनली यूज होता है गाउट में। ट्रेडिशनल ड्रग्स की अगर मैं बात करूं तो ये यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करता है, यूरिक एसिड के डिपोजिशंस को डाइल्यूट करता है और वहां से उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा रसना है, जिसको प्लूचिया लेंसियोलाइट बोलते हैं, ये भी हेल्प करती है। मीन्स आयुर्वेद में एक दो दोष होते हैं, कफा दोष एंड वायु दोष जिसको हम बोलते हैं, या कफा या वायु। तो उसकी वजह से स्टिफनेस हो जाती है और पेन हो जाती है। तो रसना जो है स्टिफनेस और पेन को रिड्यूस करती है, स्पेशली जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पेन है। तो कई बार क्या होता है, जो जॉइंट के पेन है वो शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स नर्व्स, तो उसको भी रोकने में रसना काम आती है। ओके, सो आफ्टर दिस मैं इसको पहले एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें इतनी सारी ड्रग्स लेनी ही क्यों पड़ी। हो सकता था हमारा काम एक से ही चल जाता, हम सारी ड्रगों में एक ही चीज बोले जा रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है जी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे काम करता है जी, पेन को रिलीव करता है, तो इतनी सारी ड्रग्स क्यों, व्हाई नॉट अ सिंगल ड्रग? उसका आंसर मैं आपको दूंगा नेक्स्ट, अभी उसमें इसके बाद। तो सेकंड जो कॉम्बिनेशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, वो ऑर्थोसेस, दैट इज उसमें है बर्डोक रूट, विलो बार्क, गूगल, निर्गुंडी, टर्मरिक, अल्फा अल्फा लीव्स। जो बर्डोक रूट और विलो बार्क है, इन दोनों का काम बड़ा कॉमन है। ये जॉइंट्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत इफेक्टिव काम करते हैं, ये दोनों ही, बर्डोक एज वेल एज विलो बार्क। गूगल आपने सबने सुना हुआ होगा कि जॉइंट मोबिलाइजेशन, चूंकि ये बाय डिफॉल्ट एक लिपिड की तरह है, और जब ये कंज्यूम किया जाता है तो ये जो हड्डियां जो एक दूसरे से टच हो रही थी उन जॉइंट्स के मोबिलाइजेशन में रोल प्ले करता है। उनको कोशिश, मतलब उनके बीच में एक लेयर बनाने की कोशिश करता है। तो रूटीन बेसिस पे कंज्यूम करे जाएंगे तो धीरे धीरे वो जो कशन है वो धीरे धीरे बिल्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा लुब्रिकेंट का काम करता है जॉइंट्स के बीच में, तो अगर लुब्रिकेशन है तो जॉइंट्स जो है वो एक दूसरे से जब टकराएंगे तो उतना उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो दर्द है वो कम हो जाएगा। निर्गुंडी ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ लास्ट स्लाइड में। टर्मरिक, इट इज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। इसके अलावा है अल्फा अल्फा लीव्स, आप सबने इसका नाम सुना होगा, ये नहीं मालूम मीन्स, लेकिन मुझे क्योंकि बीइंग ए टेक्निकल मुझे लगता है बड़ी कॉमन मीन्स लीव्स है। अल्फा अल्फा को सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है, और इन्फ्लेमेशन और पेन के साथ साथ ये इन दोनों को तो रिलीव करती ही है, इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी ये रिड्यूस करती है। अब सवाल आता है कि कॉम्बिनेशन क्यों, सिंगल एक, मान लो सीबकथॉर्न अकेला काफी क्यों नहीं है, या सीबकथॉर्न सीड ऑयल ही अकेला काफी क्यों नहीं है, या हम अकेला सीबकथॉर्न सीड ऑयल ही क्यों ना ले लें? तो आंसर है, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, आज रिपीट कर रहा हूं, कि जब भी हम किसी चीज को ठीक करना चाहते हैं तो हमें उस पर एक साथ कई डायरेक्शन से अटैक करना पड़ता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर डिजीज पेनिट्रेट करती है तो वो एक जगह से पेनिट्रेट नहीं करती है, वो मल्टीपल साइड पे अटैक करती है और बॉडी का डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। आपने देखा होगा जो इसराइल में और उसमें जो फिलिस्तीन में भी जो लड़ाई चल रही है, तो फिलिस्तीन ने क्या किया, उसको पता है कि इसराइल के पास एक डिफेंस सिस्टम है, उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर एक या दो या 50 मिसाइल छोड़ेंगे तो डिफेंस सिस्टम उस पर काम करेगा और हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साथ हजारों मिसाइल दाग दी, तो डिफेंस सिस्टम की जो कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी से वो बाहर हो गया, और फाइनली वहां पे अटैक हुआ। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई अटैक होता है माइक्रोबियल, तो प्लीज डू नॉट कंसीडर कि एक बैक्टीरिया आ रहा है और वो अटैक करेगा और हमें बीमार कर देगा। थाउजेंड्स ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग बैक्टीरियाज आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं, लगातार कर रहे होते हैं।
और आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम उससे लगातार काम कर रहा होता है, उससे लड़ रहा होता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि अगर आपने अपनी सोल्जर्स को, अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को आर्मी ही नहीं दी, या आर्मी है और आपने उसे हथियार ही नहीं दिए, तो लड़ेगा कैसे? जैसा कि कोरोना के केस में हुआ। अगर आप में से मीन्स कई लोगों ने कोरोना के पेशेंट्स भी आसपास देखे होंगे और अपने आप में आसपास कहीं फील किया होगा कि जो लोग मेजोरिटी में घर पे रहे, इंडिविजुअली आइसोलेटेड, वो फिर भी रिकवर हो गए। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, उनमें मैक्सिमम लोग या तो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए, बिल्कुल गई कंडीशन में चले गए, और या फिर वो एक्सपायर हो गए। तो रीजन क्या है? हाई माइक्रोबियल लोड। हाई माइक्रोबियल लोड हर जगह से अटैक करता है, तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है वो तहस नहस हो जाता है, और फाइनली जो डिजीज है वो हम पे विन कर जाती है। तो सिमिलर चीज को साइंस ने, स्पेशली जो ट्रेडिशनल सिस्टम से लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इन सब सिस्टम से एक चीज को समझा कि अगर हमें बैक्टीरिया से जीतना है या डिजीज से जीतना है, तो हमें डिजीज की तरह ही सोचना है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैक्टीरिया की तरफ सोचना शुरू किया कि हम हर तरफ से बैक्टीरिया पे, या हर तरफ से डिजीज वाले ऑर्गेन पे, या हर तरफ से जो इन्फेक्टेड ऑर्गेन है उस पर अटैक करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। एंड फाइनली तरह तरह के एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी वाले जो अलग अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन तैयार किया गया। सो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ different style working anti-inflammatory agents. So this is why we are using combination, not a single ingredient. सीबकथॉर्न ऑयल की अगर मैं बात करूं, इट्स अ होलसम, इट इज नॉट अ सिंगल कंपोनेंट। सीबकथॉर्न ऑयल में ओमेगा 3 है, अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि सिर्फ ओमेगा 3 ले लो, देन इट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन सीबकथॉर्न सीड ऑयल कंटेन्स ओमेगा 3, 6, 9, उसके अलावा और भी कई सारे एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, वो सब मिलके वो काम कर रहे हैं। अकेला ओमेगा 3 कोई काम नहीं कर सकता, अकेला ओमेगा 6 कोई काम नहीं करेगा, करेगा तो उसकी एक लिमिट होगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाई वी आर रिकमेंडिंग द कॉम्बिनेशन। कई बार हम ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, ये 4 प्रोडक्ट आपको लग रहे हैं कि मतलब महंगे हैं, आप एक काम करो, कोई से भी 2 ले लो। या आप बोलोगे कि चलो जी आप सिर्फ सिबकथॉर्न जूस ले लो, और ये ले लो, क्या नाम है, टर्मरिक ऑयल ले लो। आप ये मान के चलें, जब जहाँ पे 4 प्रोडक्ट की अगर हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, या टेक्निकली वो रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट वहाँ पे है, तो चाहे क्वांटिटी कम लें, लेकिन लेने वो चारों का चारों कॉम्बिनेशन में ही है, सो दैट उस कंज्यूमर को वो बेनिफिट्स नजर आए, वो रिजल्ट्स विजिबल हों। सो दिस इज व्हाट द कंक्लूजन स्लाइड, कंक्लूडिंग स्लाइड। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, आप सब जानते हैं। अब तो 2 दिन हम लगातार इस वर्ड को कई बार यूज कर चुके हैं। ओबेसिटी, लो और माल न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक इनबैलेंस, इन्फेक्शन एंड टिश्यू डैमेज, ये सब मिले या इंडिविजुअली, ये सब कोज कर सकते हैं आर्थराइटिस को। सप्लीमेंटेशन, अगर सिंथेटिक केमिकल्स या मींस मेडिसिन की अगर मैं बात करूं, तो ये सब आपको डिपेंडेंस या कंज्यूमर को डिपेंडेंस बना सकती हैं, क्योंकि बॉडी जब अपने आप को रेडी करेगी किसी पर्टिकुलर केमिकल के लिए, तो वो उसके लिए जो केमिकल के लिए जो उसकी पोजीशनिंग होगी रेडी करने की, तो वो हमेशा इंतजार करेगी कि अब जो भी सप्लाई हो बाहर केमिकल से डायरेक्ट मिल जाए, मुझे काम ना करना पड़े। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जी आपको डेली घर बैठ के 1,000 रुपये मिलने हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, या आपको डेली घर बैठ के 10,000 रुपये मिलने हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो आप कहीं जाएंगे क्या? आप कोई काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आप क्या इंतजार करेंगे? कब मैं आऊंगा और आपके उसमें घर के अंदर आपको 10,000 रुपये देके चला जाऊंगा। दिस इज वॉट थिंग्स हैपन व्हेन वी टेक द मेडिसिन एज ए ट्रीटमेंट। तो हमारी बॉडी को मेडिसिन है तो ठीक है, मेडिसिन होती है 7 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, लेकिन अगर वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज है, तो वहां पे आपको मेडिसिन की जगह पे कोशिश करनी है किसी अच्छे डॉक्टर के पास या किसी अच्छे प्रैक्टिशनर के साथ डिस्कशन करके कि आप नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो। क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट की एक विशेषता होती है, उसका कंपोजिशन और हमारा कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट कहाँ से बना है? इसी नेचर में। हम कहाँ से बने? इसी नेचर से। तो जो हमारा कंपोजिशन है वो कहीं ना कहीं वही कंपोजिशन है जो नेचर में है। तो अगर हम किसी नेचुरल चीज को खाएंगे, अनटिल अनलेस वो टॉक्सिक ना हो बाय डिफॉल्ट, तो वो हमारी बॉडी की एबिलिटी है कि वो उसे डाइजेस्ट कर सकती है। तो अगर सप्लीमेंटेशन की बात है, तो जो शिफ्टिंग होनी है वो हमेशा नेचुरल की तरफ होनी है एज कंपेयर टू सिंथेटिक केमिकल।
इसके अलावा डिपेंडेंस है, उसके बाद कैपेसिटी है बॉडी की, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे डाइजेशन वगैरह में, तो ये कॉमन चीज़ें हैं। इसके अलावा कंक्लूजन में, कंटिन्यूएशन में अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई इंसान जिसका या कोई भी कंज्यूमर जिसका एक एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो प्लीज़ एक बार उस ट्रीटमेंट के साथ में हमसे एक बार जरूर बात कर लें, या नरेश जी के पास में मैं शेयर कर दूंगा किस तरीके की मेडिसिन के साथ मैं, कुछ चांसेस हैं क्या किसी भी तरीके के इंटरेक्शन के। वैसे तो इट इज़ न्यूट्रल, बट स्टिल, क्योंकि अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट में है तो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उसको, उससे रिलेटेड कोई भी साइड इफेक्ट्स है उस मेडिसिन का भी, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके पहले ही क्लियर कर लें। इसके अलावा है बायोसेज ऑफर्स बेस्ट कॉम्बिनेशन विच नॉट ओनली टारगेट द सिम्टम बेस्ड रिलीफ बट ऑल्सो हेल्प्स इन परसिस्टेंट एंड इफिकेशियस रिजल्ट, जो फिट करते हैं बॉडी को और प्रोटेक्ट करते हैं इतनी वर्स्ट डिजीज। क्योंकि आर्थराइटिस को मैं सबसे वर्स्ट डिजीज इसलिए मानता हूँ कि आदमी को ना तो उठते बनता है, ना बैठते बनता है, ना चलते बनता है, और वो जो पेन होता है वो इतना सीवियर होता है कि आदमी को लगता है कि भगवान अब तो मुझे अपने पास बुला लो। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है इट्स अ काइंड ऑफ वर्स्ट डिजीज। Combination can be used in very early stage to protect body from further consequences of arthritis. सीबकथॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल्स आर वंडर, ऐसा मुझे लगता है। टेक्निकलिटीज वाइज अगर मैं देखता हूँ और जो पब्लिकेशन रिसर्च के अगर मैं उन सबको पढ़ता हूँ और कंक्लूड करता हूँ, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ आर्थराइटिस ऑफ एनी काइंड ड्यू टू ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं आपसे बात कर रहा था, वेजिटेबल कैप्सूल, तो वी आर नॉट गेटिंग द लोड ऑफ जिलेटिन अननेसेसरीली इन आवर बॉडी, दैट इज अगेन अ बेनिफिट टू आवर हेल्थ। This is again from my side. Session is almost over. If any query, you please forward your message to Mr. Naresh Chatwal ji. Thank you very much. बहुत अच्छा आपका आज का सेशन रहा। वैसे तो रेगुलरली 3 दिन से हम आपको सुन रहे, तो हमें मतलब कि काफी हमारी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव था और बहुत से ऐसे डाउट्स थे जो आज आपने क्लियर किए कि कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये सवाल ना हमेशा हमारे पास आता है कि सर, जब आप कहते हैं कि सीबकथॉर्न जूस में सारा कुछ है, तो ये कॉम्बिनेशन क्यों बनाए गए? कि आप जी अकेला एक सीबकथॉर्न टर्मरिक ऑयल क्यों नहीं दे देते साथ में, और तो शायद आज मुझे लगता है कि सबको ये जवाब मिल चुका है कि कॉम्बिनेशंस क्यों प्रेफर किए जाते हैं, क्यों रेकमेंड किए जाते हैं। क्योंकि जैसा आपने बताया, सही में ऐसा ही है। जब हमला चारों तरफ से होता है तो सुरक्षा भी चारों तरफ से करनी पड़ती है। तो जी आज का सेशन सर रियली बहुत ही अच्छा सेशन था, और आपने अगेन आज फिर से हमें अपना कीमती वक्त दिया और एक अपने नॉलेज के भंडार में से कुछ चुनिंदा जो हमारे लिए जरूरी है वो चीजें हमारे साथ शेयर की। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। नरेश जी, इसमें कुछ मैसेजेस हैं, मैं आपको जस्ट एक इंफॉर्मेटिव उस पे ले रहा हूँ हम्म। कि दे आर आस्किंग अबाउट द मीन्स व्हेन वी आर गेटिंग आंसर्स ऑफ आर क्वेरीज। तो मैंने जी। आपको उस दिन भी कहा था कि थोड़ा सा अगर अपने पास कोई मैसेजेस ऐसे आपके उसमें रिकॉर्डिंग में या उस सिस्टम में कहीं होते हैं, है ना, तो आप या तो अपने लेवल पे उसे एड्रेस करने की आप कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है ना। इन जी। केस इफ यू फील कि वो मैं एड्रेस करूं, तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। सो दैट मैं कि सो आज दैट हाँ, सो काफी दैट कि आज हमारी टीम जो है। क्वेरीज हैं आज की, जी जी जी। काफी क्वेरीज हैं आज, तो मैं वो क्वेरीज हाँ, अभी नोट कर जनरली लेता आधी तो वो हैं जो अभी डायबिटीज पे मैंने सेशन लेना है ना, जैसे हूँ। हाँ। डायबिटीज हो गई, कुछ आपकी मीन्स गैप वगैरह के कुछ, मतलब जैसे बोन्स में गैप आ जाए तो क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो शायद अभी सेशन नेक्स्ट में अपने आप ही कवर हो जाएंगी। हम्म। लेकिन लेकिन जो कुछ क्वेरीज हैं जो आपको लगता है कि हमने 3 सेशन में कवरेज दी है और उससे रिलेटेड है, तो आप प्लीज मुझे वो एक बार सेंड कर दीजिएगा या आप उसको आंसर कर दीजिएगा, है ना, सो दैट दे शुड नॉट फील अनअटेंडेड। जी 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 जी, बिल्कुल सर। मैं उनको रिप्लाई करूंगा इसके अंदर, जो भी किसी की क्वेरी है और मुझे लगेगा कि कुछ आपका सजेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो जी डेफिनेटली मैं वो क्वेरीज आप तक पहुंचाऊंगा, और आप उसका मेरे को बेटर उसका जी मेरे को रिप्लाई भी देंगे, मुझे पता है। जी जी। तो थैंक यू सर, अगेन थैंक यू सो थैंक यू जी। मच। थैंक यू। थैंक यू ऑल टीम। अगेन आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी अच्छी नॉलेज भी मिली और बहुत से डाउट्स भी आपके क्लियर हुए होंगे आज। क्योंकि
जो मेरे लिए एक सबसे मेन रहा कि कॉम्बिनेशंस को लेकर हमेशा हमारे पास सवाल आता है कि जब आपके सीबकथन में सब कुछ है तो कॉम्बिनेशन क्यों प्रेफर करते हो आप? आपने ये 3-3 4-4 प्रोडक्ट क्यों देते हो? तो शायद आज आपका वो सवाल क्लियर हो चुका है कि कॉम्बिनेशंस क्यों जरूरी है। बाकी अगेन मैं वही कहना चाहूंगा कि कल की तरह आज भी कुछ लोग जो है 8 बजे के बाद ज्वाइन हुए और उन्होंने स्टार्टिंग का सेशन मिस किया है। अगेन कल फिर से सेशन है, 8 बजे से पहले आधा घंटा पहले सेशन स्टार्ट कर दिया जाता है, लिंक ओपन हो जाता है 7:30 बजे। तो 8 बजे से पहले ज्वाइन कर जाया करें, मिस करेंगे तो लॉस आपका है। क्योंकि इसके बाद हमारी कुछ ऐसी प्लानिंग है कि आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं लास्ट सेशन के बाद। आप सबको सर्टिफिकेट चाहिए, सबको चाहिए ना, जो सेशन आप अटेंड कर रहे हो। तो सर्टिफिकेट ऐसे तो नहीं मिलेगा। सीख रहे हो तो कितना सीखा ये आपसे पूछा भी जाएगा। तो एक हेल्दी क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है लास्ट में, तो प्रिपेयर रहिए। जितने टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस होते हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये नहीं कि बस हम तो सर्टिफिकेट के लिए आए हैं, ठीक है यार, लिंक ओपन कर दिया और साइड में जाके बैठ गए और सुन नहीं रहे हैं। सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलेगा, इसकी वैल्यू है। क्यों एक इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है तो उसके पीछे उसकी वैल्यू है। वो आपको सही मायने में एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं आपकी फील्ड का। क्या आप एक्सपर्ट हो गए हैं? देखिए, मेरा मानना हमेशा यही रहता है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो ना तो उसके एक्सपर्ट बन जाओ। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो ना तो आपसे सक्सेस दूर रह ही नहीं सकती है। क्योंकि जिस पर्सन से हमें अभी बात कर रहे थे, जो बंदा हमें ट्रेनिंग दे रहा था, वो एक कोई आम शख्स नहीं है, वो एक्सपर्ट है, वो पीएचडी है, वो एक फार्मेसी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं। उन्होंने पेटेंट करवाए हैं अपने नाम पे, उन्होंने इतनी रिसर्च की है। तो मतलब वो एक्सपर्ट है ना, तभी तो कामयाब है। अगर हम भी तो कामयाब होना चाहते हैं ना सभी, तो फिर हमें भी तो एक्सपर्ट बनना होगा। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो बी सीरियस, सीरियस हो जाइए। ये नहीं है कि कल फिर से वही 8:10 पे और 8:15 पे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 8 बजे तक ज्वाइन कर जाइए, ठीक है। तो अभी मैं सेशन यहाँ पे क्लोज करता हूँ आज का। कल फिर से मिलते हैं, 7:30 बजे लिंक स्टार्ट हो जाता है और आप लोगों ने 7:30 बजे ज्वाइन कर लेना है। कुछ नहीं आता, आराम से लिंक ओपन करके बैठ जाइए, अपना बाकी काम करिए, ताकि जैसे ही सेशन स्टार्ट हो तो हम तुरंत अटेंड करना स्टार्ट कर दें। आपने देखा कि मैं पूरे 8 बजे सेशन को ओपन कर देता हूँ। डॉक्टर साहब बिल्कुल रेडी रहते हैं हमारे लिए। क्या हम उनके लिए अपने लिए रेडी हैं? वो हमारे लिए रेडी हैं, हम अपने लिए तैयार नहीं है। गलती हमारी है फिर अगर हम फिर भी कुछ मिस करते हैं। तो अभी मैं कुछ यहाँ पे क्वेरीज हैं, मैं उनको नोट डाउन कर रहा हूँ। तो इसलिए अभी थोड़ा सा सेशन ओपन रहेगा। तो वीडियो और मैं ऑडियो बंद कर रहा हूँ। एंड थैंक यू। आपने बायोसेश का आप साथ दे रहे हैं और बायोसेश का हिस्सा हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने आपको एक्सपर्ट बनाइए। थैंक यू सो मच।